नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जितने लोग मेरे से जुड़े हुए हैं सबके लिए सुबह सुबह की नमस्ते। और नमस्ते भी क्यों? क्योंकि हम आप के लिए लेकर आए हैं एक नई सीरीज़। जो नई क्या है, काफ़ी समय से चल रही है हमारी सीरीज़। हम डेली जो है 10 क्वेश्चन लाते हैं। 10 मोस्ट रेलिवेंट क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो आने वाले समय में आपका बेड़ा पार लगा सकते हैं, आपको नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। सभी प्रकार की भर्तियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। डेली करंट अफेयर्स की डोज़ है हमारी, और हम इस डोज़ को आज 30 तारीख के करंट के साथ उपस्थित हुए हैं। शनिवार का दिन है। शनिवार के दिन में आप लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, और इसको ज़रूर देख के बताना, कमेंट सेक्शन में लिखना कि कैसी लगती है क्लास। ठीक है, अब लिखते नहीं आप लोग, आगे चलते हैं। एक देखो, मोटिवेशनल थॉट भी जरूरी है, बहुत ज़रूरी है, और ये मोटिवेशनल थॉट बहुत अच्छी है इस बार के लिए। मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, पर उनमें से हंसकर बाहर आना आर्ट ऑफ लाइफ है। कितनी इंपॉर्टेंट बात है, नहीं समझे? मुश्किलें आती जाती रहती हैं, मुश्किलों से घबराना नहीं है, मुश्किलों को छोड़कर आगे निकल जाना है, और जिससे अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करना है, नई नई ऊंचाइयों को। और उन नई ऊंचाइयों को लेके जाएंगे हमारे 10 क्वेश्चन की डेली डोज। ठीक, पहला क्वेश्चन, पुनसास छू। ये छू वाली जितनी है ना, ये समझ लो भूटान में है। ठीक है, वांगछू, नगलछू, ये जितनी भी हैं। असल में ये जल विद्युत परियोजनाएं क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है? क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है भूटान, तो भारत के सहयोग से लगती हैं ये। क्योंकि भाई भूटान छोटा सा देश है, एक पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ देश है, तो किसके सहयोग से लगती हैं? भारत के सहयोग से लगती हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। भूटान में है ये। कहाँ पर है? भूटान में है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा पहले बता देते हैं। भूटान में 1020 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना। अच्छा, यहाँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ही लगेंगे भाई, याद रखना, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। अगर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट नहीं, इसके अलावा ना तो कोयले वाला लग सकता थर्मल प्रोजेक्ट, ना कोई और लग सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होती है ना, पहाड़ों पर से क्या गिर रही होती है? नदियाँ गिर रही होती हैं, और नदियाँ गिर रही होती हैं तो नदियों से पानी को स्टोर करके गिराने में आसानी हो जाती है। किस पर? टरबाइन पर। और टरबाइन घूमती है तो क्या होती है? बिजली बनती है। ना हो तो कोई स्वदेश मूवी देख लेना, शाहरुख खान की आई थी, उसने भी ऐसी पिक्चर में पानी निकाल के दिया था। ठीक है, कहाँ करता था काम? वो नासा में काम करता था। भारत में आके उसने गाँव में पानी की समस्या को सुलझाया था, ये दिखाया गया उस मूवी में। तो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनेंगे, और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हमारे यहाँ कौन बनाता है? एनएचपीसी। और एनएचपीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में। ठीक, कब बनी थी? 1975 में। ठीक, ये मैं कई बार बात आप लोगों को बता चुका हूँ। अंतिम इकाई 170 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट को ग्रिड को सिंक्रोनाइज कर दिया। ये हमारा फैक्ट नहीं है, हमारा फैक्ट है कि ये भारत बना रहा है। क्या बना रहा है? भारत बना रहा है। ये 1 गीगावाट की रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना है भूटान के बांगदू फोडरंग जिले में। बस खाली इसका नाम याद रखेंगे आप, किसके किनारे किसके किनारे नहीं है, और इसका नाम याद रखेंगे, भारत और भूटान के सहयोग से लग रही है बस। इसके अलावा आपको 2 चीज़ों के अलावा याद नहीं रखनी। अब मेरी तो मुझे क्या है ना कि ये सारी चीज़ें इसलिए लानी पड़ती है कि कुछ लोग अपनी जागरूकता को बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें 2 ही चीज़ें फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एक तो भारत लगा रहा है, और इसका नाम क्या है। ठीक है, या आ जाइए इस पे। तो यहाँ पर बांग्लादेश के बारे में अगर बात करें तो कैपिटल क्या है? ढाका है। कब अलग हुआ था? 1971 में हुआ था। बांग्लादेश को अलग कराने वाले कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। इनकी बेटी थी शेख हसीना बाजी, जो आज चली गई छोड़ छाड़ के। रहमान क्या है? बांग्लादेश के पिता हैं, फादर ऑफ बांग्लादेश, बांग्लादेश के पिता। अच्छा, उपाधि क्या है इनकी? बंगबंधु। क्या उपाधि है? बंगबंधु, याद रखेंगे इनको, बंगबंधु। नेपाल के बारे में बात करें तो नेपाल भारत का ही हिस्सा था, लेकिन 1815 की सुगोली की संधि, कौन सी संधि हुई है? सुगोली की। सुगोली किस किस के बीच हुई है? इस समय गवर्नर जनरल था हेस्टिंग। कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग और नेपाल के बीच में हुई सुगोली की संधि। इससे जो है क्या कहते हैं, नेपाल को अलग कर दिया गया। भूटान के बारे में आप लोगों को याद रखेंगे, थिम्पू कैपिटल है। करेंसी इसकी नगुल ट्रम है, नगुल ट्रम। म्यांमार की राजधानी बदल गई है, पहले रंगून होती थी, अब नापियाडे है, नापियाडे। और म्यांमार को मंदिरों का देश कहते हैं। और बताऊं, एक याद कर लेना, अराकान योमा। अराकान योमा पहाड़ी यहाँ पर है। ठीक, ये बातें हमने इसमें कर ली। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन हो गया।
अभ्यास ब्राइट स्टार किस देश द्वारा आयोजित किया जा रहा है? बहुपक्षीय अभ्यास है। बहुपक्षीय अभ्यास क्या होते हैं? ये मल्टीलेटरल। इसमें क्या होता है, सब बहुत सारे देश भाग लेते हैं, भारत ने भी भाग लिया है, याद रखेंगे, बहुत सारे देश। असल में ये शुरू हुआ था, ये मिस्र और अमेरिका के बीच शुरू हुआ था 1980 में। मिस्र और यूएसए के बीच में, इजिप्ट एंड यूएसए के बीच में शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे इसमें बहुत सारे देश जुड़ गए और भारत भी इसमें जुड़ गया और भारत के सीडीएस ने भाग लिया है। सबसे बड़ी बात है, भारत के सीडीएस ने। सशस्त्र बलों और एकीकृत रक्षा स्टाफ के मुख्यालय 700 से अधिक कर्मियों ने 28 अगस्त से लेकर 10 सितंबर के बीच में चलेगा। ये चल रहा है इस समय। मिस्र में आयोजित बहुपक्षीय अभ्यास ब्राइट स्टार 2025 में भाग लिया। ये क्वेश्चन छपेगा, समझ लो। और अभ्यास ब्राइट स्टार क्या है? 1980 में मिस्र और अमेरिका द्वारा शुरू किया गया था, मैंने आप लोगों को बता दी। हर 2 साल में आयोजित किया जाता है। 2023 से भारत जुड़ा है, भारत 2023 से जुड़ा है। काम समझते हो, एक ही काम होते हैं इनके, शांति बनाना, स्थिरता, सुरक्षा, अंतरचालन। ये सारी बातें लिख के फिर खुद ही लड़ने लगते हैं। बोले आ जाओ मैदान में। ठीक, विवाद चल रहे हैं इसराइल और क्या कहते हैं हमास का विवाद चल रहा है। कहाँ पर? गाजा पट्टी को लेकर। रशिया और यूक्रेन का विवाद चल रहा है। कहाँ पर? क्या कहते हैं रशिया के पास। और भारत और पाकिस्तान का विवाद अभी चल ही रहा है हाल में। अभी कौन सा ठंडा थोड़ी हुआ है। ठीक है, भले हमने ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को त्रस्त कर दिया। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें लेकर आया हूँ आपके लिए, याद रखो। ये है इजिप्ट, याद रखेंगे इजिप्ट। ये है मेडिटेरियन सी, जिसका नाम है भूमध्य सागर, समझ लीजिए। ये तुर्की है, ये लाइबिया है, ये सूडान है। सूडान की कैपिटल है खार्तूम। सूडान के भी 2 पार्ट हैं, एक तो नॉर्थ साउथ सूडान की तो है खार्तूम, और साउथ सूडान की जूबा। ठीक, ये जिबूती इथोपिया देश हैं, ये डाकुओं के देश हैं। यहाँ पे एक सोमालिया और है, सोमालिया। ये तीनों के तीनों कौन से हैं? डाकू वाले हैं। अच्छा, ये जो जगह दिखाई दे रही है ना, देखो मैं भी बताता हूँ। ये जो दिखाई दे रही है सुएज कैनाल है। सुएज कैनाल भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच है। तो कोड याद रखेंगे सुएज कैनाल का भूला, वहाँ से भूमध्य सागर, ला से लाल सागर। अच्छा, दूसरी चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पर एक ये तो सुएज कैनाल आ गई 2 के बीच में, तो यहाँ भी एक चीज़ आई है। इस चीज़ के इस जल संधि का नाम कौन बताएगा? जल संधि का ये है बाब अल मंडेब। याद रखेंगे इसको, बाब अल मंडेब। अब किस किस के बीच में है ये? तो ये जो है ना, ये है अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी, अदन देश है यहाँ, अदन की खाड़ी, याद रख रहे हैं, अदन की खाड़ी है ये। और ये क्या है? ये जो है ये लाल सागर है। तो किस किस के बीच में है? लाल सागर और अदन की खाड़ी के बीच में। ठीक है, क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। देखो मैंने फिर से तो आप लोगों के लिए इजिप्ट अलग से लिया है। क्यों लिया है? क्योंकि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो, ये नदी जो जा रही है ना, इसका नाम है नील नदी। संसार की सबसे लंबी नदी है। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है नील नदी में, वो बता रहा हूँ। कहाँ गिरती है? ये भूमध्य सागर में गिरती है, मेडिटेरियन सी में गिरती है। और ऐसे करके ना डेल्टा बनाती है, पक्षी के पंजे के आकार का। ये क्वेश्चन आता है, पक्षी के पंजे के आकार का डेल्टा, के आकार का डेल्टा। ठीक है, अच्छा, अब ये जा रही है। एक तो इसको याद रख लो, आसमान बांध है इस नदी पर। ये इंपॉर्टेंट है। कौन से, कहाँ पर है? यहीं पर है। क्या नाम है? ये सूडान से होती आ रही है। और ये कहाँ पर? मिस्र में है। ये सब कुछ मत याद करना, कुछ मत याद करना। कायरो इस नदी के किनारे, ये याद कर लेना बस। ये 2 फैक्ट याद कर लो और मत करो। ये सब बहुत सारे हैं, कहाँ तक याद करोगे? और तो मुझे कोई ऐसा फैक्ट इसमें लग नहीं रहा है। ठीक, बस इसको याद रख लेंगे। आसवान डैम है। और हाँ, एक चीज़ ये रहा, तो नासिर झील भी है। कौन सी झील है? नासिर झील। नासिर झील किस पे है? नील नदी पे। ये 3 चीज़ें याद रख लेंगे। नील नदी निकलती कहाँ से? विक्टोरिया झील से निकलती है नील नदी। कौन सी? नाइल जिसको कहते हैं। ठीक, मत्स्य शक्ति परियोजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो देखो, ये तो सीधी बात है, मत्स्य पालन जलीय कृषि से है। अब ये कहोगे सर इतना इजी क्वेश्चन क्यों लिया है? क्वेश्चन को छोड़ो, आप काम की बात सुनो। काम की बात ये है कि जो मत्स्य पालन होता है ना, कृषि के अर्थव्यवस्था के 3 सेक्टर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। 3 क्षेत्र होते हैं। प्राइमरी सेक्टर में कृषि और कृषि संबंधित चीज़ें होती हैं। तो कृषि का भाग है मत्स्य, याद रखेंगे। और जब कृषि का भाग मत्स्य है तो अपने आप इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सेकेंडरी में उद्योग आते हैं। तीसरे में क्या आता है? व्यापार और सर्विसेज, सेवा। तीसरा सेक्टर भारत का सबसे ऊपर चल रहा है। जीडीपी में लगभग इस समय में 70% से प्लस योगदान इसी का है। बाकी इसका कम होता जा रहा है, कृषि का।
तो मत्स्य इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक तो कृषि का भाग है, दूसरी चीज केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए याद रखेंगे 2025-26 में एक योजना थी जो मछुआरों की आय बढ़ाने के लिए, मत्स्य संपदा योजना, उससे संबंधित है ये। ठीक है, किसने करी है ये? मत्स्य शक्ति परियोजना का शुभारंभ 28 अगस्त 2025 को केंद्रीय मत्स्य पशुपालन डेयरी और अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री श्री जॉर्ज कुर्री ने कोवलन कहाँ है? तमिलनाडु में। इस वाले क्वेश्चन के बारे में डिटेल जितनी मैंने ऊपर पढ़ाई वो पढ़ा दी है, और मैं अभी आगे और इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी भी एक क्वेश्चन इससे संबंधित इन 10 क्वेश्चन में है, तो वहीं पढ़ाते हैं आपको। ठीक है, अच्छा कुछ यहाँ से मैं अच्छी चीज़ें लेकर आऊँ। हरित क्रांति क्या है भाई? हरित क्रांति किससे संबंधित है? गेहूँ से संबंधित थी। कौन कौन से राज्यों को फायदा पहुंचा? एक तो सबसे पहले पंजाब, वेस्ट यूपी, और किसको पहुंचा? और हरियाणा को, इनको फायदा पहुंचा। ये किससे संबंधित है? दूध उत्पादन संबंधित है। कौन है इसके? बर्गिज कुरियन। नीली क्रांति मछली उत्पादन से, पीली क्रांति तेल से, खास तौर पे तिलहन या फिर सरसों कह सकते हैं हम, सरसों से जितने भी तेल निकालने वाले सीड्स हैं। स्वर्ण क्रांति किससे संबंधित है? फलों से, फलों का उत्पादन बढ़ाना है। गुलाबी क्रांति किससे? मांस से, मांस मतलब खास तौर पे झींगा मछली को बढ़ाना है, प्रोटीन होता है ना इसमें। ठीक है, और लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर से संबंधित है। और एक गोल क्रांति और लिख लो भाई, गोल क्रांति किससे है? क्योंकि आलू गोल होता है तो आलू संबंधित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्रांतियां मैंने आप लोगों को बता दी। चलिए आगे चलते हैं। निर्यात संवर्धन मिशन के तहत 2 उपयोजनाएं क्या हैं? उपयोजनाएं क्या हैं? उपयोजनाएं ये हैं निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा। अभी मैंने आप लोगों को बताया, फिर से बजट के भीतर आते हैं। बजट में निर्यात संवर्धन मिशन बनाया गया और उसके अंदर निर्यात से संबंधित जितनी भी चीज़ें होंगी वो उसी के अंदर की जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल भारत सरकार ने 6 वर्षों के लिए निर्यात संवर्धन मिशन, तो याद रखेंगे 6 वर्ष कौन से? 2025 से 2031। एक तो यही बात इंपॉर्टेंट है। कितने रुपए का विचार कर रही है? कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, 2025-26 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी, ये भी याद रखने के लिए है। किसके द्वारा किया जाएगा? MSME, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और इसकी 2 उपयोजनाएं बनाई गई हैं। एक का नाम है निर्यात प्रोत्साहन, निर्यात दिशा। इसका मतलब निर्यात से संबंधित जो भी योजना बनेंगी वो किस मिशन के थ्रू बनेंगी? तो आपने यही वाले मिशन के थ्रू बनेंगे, निर्यात संवर्धन मिशन। तो कितने सालों में पूरा करना? 5 सालों में करना है हमें। कितना करना? 5 सालों में। ठीक, वो 6 वर्षों में, 6 वर्षों में सरकार ने ये काम किया है। ये मैंने इंग्लिश में लिख लिया, आप लोग पढ़ लेना इसको। रिजर्व बैंक के डिजिटल भुगतान सूचकांक RBI DPI का आधार वर्ष क्या है? देखो इसका आधार वर्ष 2018। आप ये कहोगे साहब आप इस करंट में क्यों पढ़ा रहे हो? हमें करंट में इसलिए पढ़ा रहे हैं कि ये RBI के द्वारा बनाया गया है। दूसरी चीज़ इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि हाल में इसने रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि की है। जैसे कि लिखा, हाल में भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है उसका डिजिटल भुगतान सूचकांक RBI DPI, इसको याद रखेंगे RBI DPI, डिजिटल परसेप्शन इंडेक्स। ठीक है, नहीं डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। ठीक है, डिजिटल पेमेंट इंडेक्स मार्च 2025 में बढ़कर 493.22 हो गया। ठीक, इसमें 100 पॉइंट माने जाते हैं। 100 पॉइंट से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब अच्छा है। डिजिटल भुगतान सूचकांक RBI के डिजिटलकरण की सीमा को मापने के लिए एक उपकरण है। इसको जनवरी 2021 में लॉन्च किया गया था। कब किया गया था? जनवरी 2021 में। आधार वर्ष क्या लिया था? 2018। इसका मतलब आधार वर्ष वो होता है जिस आधार पर कार्य चलते हैं। उदाहरण के तौर पर 2018 की महंगाई, 2018 की सारी चीज़ें देखने के बाद ये किया गया और इसका स्कोर क्या है? 100 निर्धारित किया गया। कितना निर्धारित किया गया है दोस्तों? 100। अच्छा, RBI के बारे में पहले भी हम कई बार बात कर चुके हैं, दोबारा बात कर लेते हैं। 1924 में एक आई थी यंग हिल्टन कमेटी, उसकी सिफारिश पर आया ये कमेटी। एक्ट कब था? एक्ट है 1934। बना कब? 1935। राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949। और RBI गवर्नर कौन है? तो पहले गवर्नर थे सर ओसबोर्न स्मिथ। और स्वतंत्र भारत के CD देशमुख।
चलो एक कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है वर्तमान में कौन है। सीडी देशमुख। तो ये आरबीआई के बारे में बात हो गई, ठीक है। और तो कोई ऐसी बात इसके अंदर है नहीं। हाँ, ये मॉनेटरी पॉलिसी निकालता है, इसको महंगाई को नियंत्रित करने के लिए कितने, हर 2 माह में। इसका हेड कौन होता है, आरबीआई का गवर्नर होता है, ठीक है। ये स्वतंत्र भारत के हैं भाई, जब भारत आज़ाद हो गया, उससे पहले सब अंग्रेज बने। ये हमने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। देखो, और शनिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की जा रही है, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है, तो ये देखो रशिया द्वारा की जाती है। मैंने आप लोगों को बताया था रशिया और यूएसए के बीच में चल रहा ड्रामा, और ड्रामे के चलते हुए ये दोनों एक दूसरे की मिसाइलों का परीक्षण कर रहे हैं बहुत तगड़ा करके। रूस 2025 तक बेलारूस की राजधानी मिन्स्क, याद रखना, ये उसका पड़ोसी देश है मिन्स्क। और सैनिक मिसाइल तैनात करने की योजना बना रहा है। और सैनिक एक रूसी मध्यम दूरी की हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसका नाम हेजल ट्री के नाम पर रखा गया है। हाइपरसोनिक और सुपरसोनिक, सबसोनिक में पहले बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। सबसोनिक क्या होती है, 1 मैक से कम, ध्वनि की गति से कम, सुपरसोनिक क्या होता है, 1 मैक से अधिक। पांच से कम। हाइपरसोनिक 5 मैक से अधिक। तो ये कैसी हाइपरसोनिक है, तो 5 मैक से ऊपर वाली है ये, ठीक है। हाल में खबरों में रही महानदी किन राज्यों के बीच में बहती है। ये तो सोचो करंट का क्वेश्चन क्यों बना, करंट का क्वेश्चन इसलिए बना, पहले तो याद रखें छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच में बहती है। करंट का क्वेश्चन इसलिए बना, भारत में सबसे बड़ा विवाद है नदी विवाद। 2 राज्यों के बीच में नदी संबंधी विवाद बना रहता है, जैसे कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में अब नदी जल विवाद की आपसी सहमति सुलझाने पर सहमत हो गए। पहली बात तो आपस में सहमत हो गए। महानदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के पूर्व में बहने वाली एक प्रमुख प्रायद्वीपीय नदी है, ठीक। अब इसके बारे में कुछ बातें मैं ही बता देता हूँ आप लोगों को। ये जो है ना, ऐसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ ये है, उड़ीसा ये है, ऐसे समझ लो। और यहाँ पर आ गया ये बंगाल की खाड़ी बीओबी। यहाँ के छत्तीसगढ़ की सिंघावा पहाड़ियों से निकलती है, याद रखें कहाँ से निकलती है, सिंघावा पहाड़ियों से। और ऐसे करके यहाँ प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है, कटक में। कटक उड़ीसा में प्रवेश करेगी, कटक उड़ीसा से। कटक वही है जहाँ सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। इसमें कई सारी नदियाँ ऐसे आके मिलती हैं, उनके नाम लिख लेते। एक तो शिवनाथ है, इसकी सहायक नदियाँ, जोंक है, तेल है, ओंग है, ये याद कर लीजिए, ये चारों इंपॉर्टेंट है। और इस पर एक डैम बनाया गया जिसका नाम क्या है, हीराकुंड डैम। ये अभी मैंने कल भी पढ़ाया था, कल भी चर्चाओं में था, हीराकुंड बांध, ठीक है। आगे चलते हैं। कौन सा देश इजराइल में सभी लगने वाली हथियार व्यापार को प्रतिबंधित करने वाला पहला यूरोपियन ईयू का देश बन गया। भाई ये बहुत बड़ी बात है, इजराइल को हथियार ना देना एक तरीके से यूएसए और यूरोप दोनों से दुश्मनी बोल ले लेना ईयू से। फिर भी करा, क्योंकि इनके अंदर से प्रेरणा जाग गई, केवल इजराइल गाजा पट्टी को छोड़ नहीं रहा है, इजराइल बार बार हमले कर रहा है। जो भी इनके अंदर जागी इन्होंने कर दिया। इनका नाम है स्लोवेनिया, छोटा सा देश है स्लोवेनिया, ठीक, छोटा सा देश है स्लोवेनिया। इनके मंत्री जी आए और मंत्री जी ने घोषणा कर दी। अगर हम इसके बारे में बात करें, जर्मनी की राजधानी क्या, बर्लिन। अच्छा, ये जो इजराइल आया है ये इसी की वजह से बना है। अच्छा, ईयू के बारे में बात करें, ईयू 1993 में बना है। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स, क्या है, ब्रुसेल्स। कहाँ पे, बेल्जियम की कैपिटल है। किसकी कैपिटल है, बेल्जियम। अच्छा, और अगर हम इसके बारे में बात करें, ब्रुसेल्स हो गया, बेल्जियम की कैपिटल हो गया, ठीक। हाँ, और इसमें 28 देश हैं भाई, ये भी याद रख लेंगे, 28 कंट्री है। सबसे लास्ट वाला देश कोर्सिका बना है, तो ये याद रख लेंगे आप, ठीक। एस्टोनिया की कैपिटल है तल्लीन, याद रखेंगे तल्लीन। फिनलैंड की हेलेंस्की, फिनलैंड की क्या है, हेलेंस्की, और ये झीलों का देश भी है। और एक और बात बताता हूँ, फिनलैंड की नोकिया कंपनी भी थी जो इसका मोबाइल बहुत अच्छा आता था। स्लोवानिया की कैपिटल है जुबल जाना, ठीक है। आगे चलते हैं।
विश्व शेर दिवस, क्योंकि भारत में ही शेर पाए जाते हैं, एशियाई शेर, तो विश्व शेर दिवस मनाने की जिम्मेदारी भी हमारी है, तो हमने 10 अगस्त को मनाया है। विश्व शेर दिवस कब मनाया जाता है? 10 अगस्त को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि मैंने आप लोगों को बताया, आज तक सब लोग जानते हैं कि गिर नेशनल पार्क में शेर पाए जाते हैं गुजरात में, एशियाटिक लोइन, लेकिन एक जगह और है गुजरात में ही, उसका नाम आज खुल कर आता है, और ये मुझे पहले से पता था, आप लोग इसको समझ लीजिए। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया गया है। लॉयन डे, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने गुजरात के बरदा को याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे, गुजरात के बरदा को याद रखेंगे, विश्व शेर दिवस 2025 में मनाया। क्यों मनाया? बरदा में ही क्यों मनाया? बरदा में क्या हुआ? अच्छा, ये याद रखेंगे, इस समय 891 शेर हैं हमारे यहाँ, कितने? 891 शेर हैं। और बरदा में क्यों मनाया गया? बरदा दूसरा इसका अभ्यास था, दूसरा आवाज़ था, किनका? शेरों का। लेकिन धीरे धीरे ये शेर खत्म होते जा रहे हैं। क्या हो रहे हैं? शेर खत्म होते जा रहे हैं। यहाँ से कुल 17 शेर बचे हैं, तो इसलिए यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, इसीलिए यहाँ मनाया गया, लोगों का ध्यान केंद्रित करने के लिए। और ये इंपॉर्टेंट है, 891 शेर है शेर की गणना करने में, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र उद्घाटन कहाँ करा गया? तो ये गोरखपुर में करा गया है, योगी जी के पास, ठीक। आगे चलें हम। 10 में कहा, इसमें देखो मैं इंपॉर्टेंट बता देता हूँ क्या है। ये जो उत्तर प्रदेश का तो पहला है, भारत का दूसरा है। असल में इस समय जो बिजली बनाने की बात चल रही है, रिन्यूअल की बात चल रही है, रिन्यूअल बोले रिन्यूअल बनाओ भाई, रिन्यूअल बनाओ। रिन्यूअल में क्या होगा कि आपको नुकसान कम होगा, प्रकृति का नुकसान कम होगा, तो इसीलिए ये काम किया गया है। अब हाइड्रोजन बिजली बनेंगे हाइड्रोजन से बनाने का फ़ायदा क्या है? प्रदूषण नहीं होगा, और प्रदूषण के नाम पे सिर्फ वाटर निकलेगा। प्रदूषण के नाम पर मतलब वाटर, पानी निकलता है हाइड्रोजन को अगर ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसमें नुकसान नहीं होना, तो लेकिन भारत का दूसरा है ये, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला, इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया, ये आएगा क्वेश्चन, समझ लो कहाँ पर लगाया गया, ये बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के खानिमपुर में, ये भी याद रखेंगे जो यूपी का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए, राज्य के पहले और भारत के दूसरे ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया। सेकंड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है, अब तो सेकंड है, तो फिर फर्स्ट कहाँ है? फर्स्ट गुजरात के कांडला पोर्ट में है, गुजरात के कांडला पोर्ट में है। और कौन लगा रही है? टोरेंट गैस लगा रही है, टोरेंट पावर लगा रही है, और ग्रीन हाइड्रोजन कंप्रेस नेचुरल गैस CNG लगा रही है, नेचुरल PNG लगा रही है। ये सब करने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो 2 चीज़ें याद रखनी है, गुजरात के कांडला में पहला है, दूसरा यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश का पहला है, ठीक है। अच्छा, हम लोगों की क्लास समाप्ति होती है, थैंक यू बोलते हैं आप लोगों को, और आप लोगों की क्लास लगी हो तो इस लर्निंग अड्डा को जरूर लेकर जाओ ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जल्दी, आपसे कल मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू।